नमस्कार साथियों, तेरी मेरी कहानी साइकोलॉजिकल सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोगों पर आज जिस विषय को हम साइकोलॉजिकल सेशंस के अंतर्गत चर्चा करेंगे, उस विषय में एक जो सबसे खास मुख्य जो ऑब्जेक्टिव है वो है बिहेवियर। हम अपने पिछले बहुत सारे सेशंस में इस बात की चर्चा करते आए हैं कि हमारे व्यवहार को क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती हैं और हमारा व्यवहार किस वजहों से बहुत अच्छा, बहुत ऑर्गेनाइज या बहुत कई बार डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से व्यवहार में ऐसे परिवर्तन आते हैं या सडन परिवर्तन, आप परिवर्तनों को अपने अंदर देखते हैं या आपके आसपास जो रह रहे लोग हैं वो महसूस करते हैं कि क्यों आपके अंदर या किसी आपके अपने खास व्यक्ति के अंदर अचानक से कुछ परिवर्तन आ गए। तो उसमें कई बार हम वातावरण या कई बार बहुत सारे ऐसी उसके अपने व्यवहार को भी हम दोषी ठहराते हैं, उसके तरीके को दोष देते हैं, या कई बार अगर ये हमारे खुद के साथ हो रहा होता है तो हम इसमें खुद को भी दोष देते रहते हैं कि शायद हमारा व्यवहार ही ख़राब है या हमारे हालात ख़राब हैं या हमारा सोचने का तरीका ख़राब है। कई बार हम ऐसा भी कहते नज़र आते हैं कि सोचते बहुत हैं। तो आज हमारा एपिसोड है 62 और हम आज जिस विषय को चर्चा कर रहे हैं कि आपके व्यवहार को क्या प्रभावित करता है, और एक नए डायमेंशन से इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि और भी क्या कुछ ऐसा है जिसे हम अनदेखा कर रहे हैं या हम जिस पर को वैल्यू नहीं दे रहे हैं। हमें लग रहा है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, हमारा तरीका, हमारा सारी जो दिनचर्या है वो सब ठीक है, इस बात के लिए कि हमारा व्यवहार उससे कोई संबंध नहीं रखता। तो आइए जानते हैं कि व्यवहार को क्या चीज़ें प्रभावित करती हैं, कैसे प्रभावित करती हैं, और इसे समझने से पहले ये भी समझ लेते हैं कि जो आज हम चर्चा कर रहे हैं वो स्पेसिफिक सिर्फ किसी एक एज ग्रुप के लिए नहीं है। ये व्यवहार को जो प्रभावित करने वाले फैक्टर्स हैं ये सभी को प्रभावित करते हैं, वो चाहे बच्चा हो या वो यंग एडल्ट हो या बहुत आपके ओल्डर एज के लोग हों। कुछ चीज़ें सभी को प्रभावित करती हैं। तो जो हमारे एक शरीर है, इस शरीर की देखरेख और इस शरीर के पूरे एक इसको चलाने का जो तरीका है जो प्रिस्क्राइब किया जाता है आइडियली हर एक व्यक्ति के लिए, तो हम सभी अपने अपने एरिया में उसका पालन भी कर रहे होते हैं, उसी तरीके से हम जी भी रहे होते हैं। साइकोलॉजिकल सेशन तेरी मेरी कहानी में अक्सर ऐसा होता है कि जब हम किसी एक टॉपिक को सेलेक्ट करने के विषय में सोच ही रहे होते हैं, उसी समय उसी टॉपिक से रिलेटेड हमें कुछ कहानियाँ भी अपने आसपास मिल जाती है। विस्तार से जाने से पहले एक छोटी सी कहानी ज़रूर शेयर करूँगी। एक बच्चा है जो अच्छा खासा बहुत ही हंसमुख और बहुत लवेबल बच्चा है, और जिसको मैं बहुत लंबे समय से उसके साथ मेरा कनेक्शन रहा है और बहुत विभिन्न तरीके से धीरे धीरे पता चलता है कि वो एक बच्चा बहुत छोटा नहीं है, वो 18+ है, एडल्ट जोन में आ चुका है, और उसको नींद के इश्यूज़ आते हैं। फिर उसके बाद उसका व्यवहार में कुछ चीज़ें मिलती हैं, वो चिड़चिड़ा रहता है, वो मायूस सा रहता है, दुखी रहता है, उसे गुस्सा आना शुरू हो जाता है, और बहुत सारी तरीक़ों से डांटने के बाद, समझाने के बाद, प्यार से हर तरीके से सहयोग देने के बाद डॉक्टर्स को दिखा गया, सब उसको यहाँ तक कि मेडिसिन्स भी एक लंबे समय तक चला दी गई, उसको इंगेज किया गया, उसका स्थान परिवर्तन कर दिया गया। उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें पूरी तरीके से नहीं उनका समाधान मिला। धीरे धीरे करके कहीं किसी के द्वारा ये पता चला कि ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं। ब्लड टेस्ट करवाया गया तो बहुत सारे ऐसे ब्लड प्रोफाइल में बहुत सारी चीज़ें अप एंड डाउन मिली, जिसकी वजह से ये भी कोरिलेट लगाया गया, अंदाज़ा लगाया गया कि शायद ये सब चीज़ें इसी वजह से हो रही हैं क्योंकि उसके ब्लड प्रोफाइल में बहुत सारी चीज़ों का एक इम्बैलेंसेस दिख रहे हैं।
तो यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि क्या हमारा ब्लड प्रोफाइल, यानी कि जिसमें कि हम अपना हीमोग्लोबिन, अपना आयरन, अपने कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B12, B6, फॉलिक एसिड, बाकी बहुत अमीनो एसिड, बहुत सारी ऐसी चीज़ों को उनका आकलन करते हैं, तो हमारा जो तरीका होता है उसको देखने का, उसको समझने का, वो शायद कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमारा व्यवहार इन चीज़ों की वजह से खराब हो रहा हो। यानी कि कुल मिला के ये कह दिया जाए कि या तो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म सिस्टम बहुत स्लो चल रहा है, जिसकी वजह से ये समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं जो व्यवहारिक हैं। उसके अतिरिक्त या हमारे खान पान में हमारी न्यूट्रिशनल जो डिफिशियंसी है वो पिछले एक लंबे समय से हमारे अंदर आ रही है, जिसकी वजह से हमारे बिहेवियरल प्रॉब्लम्स की प्रेसिपिटेट हो रहे हैं या वो अलग तरीके से नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे क्या चीज़ें हैं आप अपने ब्लड में जब ये पाते हैं आपका हेमोग्लोबिन भी कम है या आपको विटामिन डी की डिफिशियंसी है, तो हम आराम से इसको मान लेते हैं कि हाँ हमारा जो है कैल्शियम लो रहता है, हमारा विटामिन डी तो अब आजकल सभी का लो रहता है। इस तरीके की जो परिचर्चा हमारे आसपास में होती हैं, यानी कि हमने मान लिया कि विटामिन डी की डिफिशियंसी के साथ भी रहा जा सकता है, ये कैल्शियम के लो लेवल पर होने पर भी आराम से उसी तरीके से काम किया जा सकता है। आयरन डिफिशियंसी इज डजंट मैटर, हेमोग्लोबिन का बार बार डाउन होना, प्लेटलेट्स का बार बार डाउन होना, अक्सर ये फीमेल्स के केसेस मेरे पास मेरे क्लिनिक में मुझे बहुत ज़्यादा फाइंड आउट होते हैं। हेडेक की समस्या एक आम समस्या है, लो वीकनेस, लो एनर्जी का फील होना ये एक आम समस्या है, किंतु हम सभी लोग इन सभी के साथ रहने की आदत सी डाल चुके होते हैं। आदत क्यों डाल लेते हैं? क्योंकि जैसे ही आपके ब्लड प्रोफाइल में आपका आयरन कम निकलता है तो आप आयरन के सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं, और इसके साथ साथ हर ह्यूमन ब्रेन ये मान के बैठ जाता है कि उसने अब आयरन के सप्लीमेंट्स ले लिए, कैल्शियम के डोजेज ले रहा है, वो अपने बाकी चीज़ों के लिए भी फॉलिक एसिड ले रहा है, ओमेगा 3 को उसने अपनी डाइट में शामिल कर लिया है। इस तरीके से शायद उसकी सारी समस्याएं दूर हो गई हैं और वो आराम से अपने जीवन को वैसे ही जीता रहता है। अब इसके साथ साथ आपके जो व्यवहारिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, आपको सर दर्द हो रहा है, आपको इंसोम्निया के इश्यूज हो रहे हैं, ओवर ईटिंग हो रही है, आपको खाना पच नहीं रहा है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहे हैं, आप चिड़चिड़े रहते हैं, आपको दुखी महसूस करते हैं, आपके अंदर कोई हैप्पीनेस का मूवमेंट नहीं आ रहा है, ये सब के लिए हम इसका कनेक्शन कभी भी उन चीज़ों से नहीं जोड़ते जो शायद इन सब के लिए भी एक फैक्टर बनती हैं। हमारे बिहेवियर में होने वाले चेंजेस, हमारा गुस्सा, हमारा चिड़चिड़ाना, हमारी एक सैडनेस का बहुत लंबे समय तक एक स्टेट का हमारे अंदर बने रहना, हमें फील नहीं होना, हमारा मन नहीं लगना, कहीं जाने का मन नहीं, कुछ खरीदने का मन नहीं, अगर खरीद लिया तो उसकी खुशी नहीं महसूस हो पा रही है, आपके आसपास भीड़ है लेकिन आप उस भीड़ में एंजॉय नहीं कर पा रहे, लोग आपके साथ कनेक्टेड हैं बट आपका कनेक्शन उनके साथ नहीं हो पा रहा, ये सब कुछ आप फील तो कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। आप कभी कभी इनको सिम्टम्स के बेस पर अपने आसपास, अपने घर से, अपने डॉक्टर से चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन हम सब इसका कनेक्शन कभी भी अपनी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी से कनेक्ट नहीं कर रहे, इसको कोरिलेट नहीं कर रहे। मेरी आयरन डिफिशियंसी है, इसकी वजह से मुझे हेडेक होते हैं, इसकी वजह से मुझे इंसोम्निया है या मुझे स्लीप डिसऑर्डर्स हैं। आप कभी भी इस बात को कोरिलेट नहीं करते कि आपके गैस्ट्रिक ट्रबल्स जो हैं वो आपके लो ब्लड प्रोफाइल में बहुत सारी चीज़ों की डिफिशियंसी और आपके मेटाबॉलिज्म का बहुत स्लो स्पीड में होना। आप सोच रहे होंगे एज अ साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिकल सेशंस में ये डाइट और ये बायोकेमिकल इम्बैलेंसेस और मेटाबॉलिज्म्स की बातें साइकोलॉजिस्ट क्यों कर रहा है? जी हाँ, बिहेवियरल मेडिसिन में जब भी हम बिहेवियर पर चर्चा करते हैं तो हम इस बात को ज़रूर समझते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं आपके कौन से सीक्रेशन से, कौन से हार्मोन से आपका कौन सा बिहेवियर गवर्न होगा, आपके किस हार्मोन की लैकिंग से, अगर आपका थायराइड लैक करता है या आपको हाइपो या हाइपर थायरॉइडिज्म है तो इसका
मतलब कि आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होना डेफिनेट है। अगर आपके हार्मोनल इम्बैलेंस है तो फिर आपका पूरी ही बॉडी के सभी ऑर्गन्स एक डिस्टर्ब तरीके से, या ये कह लीजिए कि वो एक प्रॉपर वे में वर्क कर नहीं पाते, या वर्क नहीं कर पाने की वजह से आपके बहुत सारे ऐसे बिहेवियर जनरेट होते हैं जिनका कनेक्शन आप अपने थायराइड से नहीं लगाते। बच्चों में अक्सर लर्निंग डिसेबिलिटी, या याद नहीं हो पाना, या नींद आ जाना बार बार, एक ड्राउजीनेस, या उनके अंदर एक स्लीपरी मोड। हम शिकायत करते हैं कि बच्चा सोता बहुत ज़्यादा है, और हम लेकिन ये नहीं समझते कि बच्चा सो क्यों रहा है। कहीं इसका फैक्टर उसका थायराइड तो नहीं, वो बहुत ज़्यादा खा रहा है, कहीं इसका फैक्टर उसका थायराइड तो नहीं, बहुत मोटा हो रहा है, कहीं इसकी वजह कुछ और तो नहीं। हमारा कनेक्शन कभी भी हमारे व्यवहार से हमारे इन इम्बैलेंसेस को, डिफिशियंसीज को कोरिलेट नहीं करता। तो आज का जो सेशन है वो इसी पर मेरा पूरा फोकस है कि आप अपने होने वाले बिहेवियर को प्लीज़, अपने जो आपका बायोकेमिकल इम्बैलेंसेस हैं, आपकी डिफिशिएंसी हैं प्रोटीन्स की, आपकी डिफिशिएंसी है विटामिन्स की, अमीनो एसिड की, आपका ओमेगा 3, आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B12, B6, इन सब को ज़रूर, इस प्रोफाइल को हर एक एडल्ट 8 मंथ्स में, 6 to 8 मंथ्स में, अक्सर ये कहा जाता है कि आप साल में एक बार कराएं, बट मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट आपसे ज़रूर कहूँगी कि अगर आप कुछ भी ऐसी फाइंडिंग्स कर रहे हैं जिससे कि आपका व्यवहार खराब हो रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, आपका झगड़ा हो जाता है, आपकी अक्सर बहस हो जाती है, या एक और बिहेवियरल इशू है कि अगर आपसे कोई कहता है कि मार्केट चलो तो आप इमीडिएट नो कहते हैं। बच्चों में ये साइन, और कई बार एडल्ट्स और यंग एडल्ट्स में ये साइन बहुत आसानी से देखने को मिलते हैं। आप बच्चे से कहते हैं कि चलो पढ़ाई कर लेते हैं, बच्चा फर्स्ट आंसर आपको नो देता है। आप अपने लाइफ पार्टनर से कहते हैं आज हम पार्टी में चलेंगे, तो आपका लाइफ पार्टनर जो है वो आपको कहता है नहीं मेरा तो मन नहीं है। वो आप कहते हैं कि चलो थोड़ा सा बाहर घूम आते हैं, और आपका जो साथ में आपका पार्टनर है वो कहता है नहीं मुझे जाने का मन नहीं है, मेरा इच्छा नहीं होती। ये जो मन नहीं और इच्छा नहीं वाला भी व्यवहार है, इसके भी कहीं रीज़न आपके ब्लड प्रोफाइल से रिलेटेड तो नहीं है। प्लीज़ आप इसे ज़रूर चेक करें और देखने की कोशिश करें। आपका जो देर तक जागना है, आपका बहुत ज़्यादा खाना खाना है, या आपका कम खाना खाना है, वो कहीं इसी चीज़ से कनेक्टेड तो नहीं कि आपका B12 डाउन है, या कई बार ये बहुत अधिक मात्रा में भी पाया जाता है। B12 का अधिक मात्रा में पाया जाना ये भी किसी और इशारा करता है, इससे भी आपका जो एक मन है और उदासी है वो बढ़ जाती है। कैल्शियम और विटामिन डी को लेकर अक्सर लोगों में बहुत सारे मिसकंसेप्शन है। लोग सोचते हैं कि विटामिन डी की वजह से सिर्फ एक हड्डियों में ही तो हमारा फ़र्क पड़ेगा, हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी। जी नहीं, विटामिन डी की डिफिशिएंसी के साथ आपका एक डिप्रेसिव मोड आता है, आपके मन में एक डिप्रेशन सा एक स्टेट, एक कंडीशन डेवलप हो जाती है, जिससे आप खुशी को अनुभव नहीं कर पाते और आप उदास रहते हैं। जो विटामिन डी की डिफिशिएंसी है ये कही जाती है कि ये अपने साथ डिप्रेशन को लेकर आती है। तो आप अपने विटामिन डी से भी अपने बिहेवियर और अपने साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को ज़रूर कनेक्ट करें, क्योंकि आपके अंदर जो भी कमियां हैं वो कहीं ना कहीं उससे आपका व्यवहार गवर्न होता है, या उससे आपका व्यवहार सीधे सीधे कनेक्शन में आता है। इसी के साथ अगर आपका विटामिन B12 बहुत डाउन है तो भी आप अक्सर उदास रहते हैं, आपके अंदर एक अजीब सी इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, ये आयरन की वजह से, आयरन का लो होना और विटामिन B12 का लो होना, इन दोनों ही वजह से होता है। आप विटामिन B12 की वजह से लो एनर्जी फील करते हैं, और उसका असर ये होता है कि आपके रिस्पॉन्सेज नो में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसको हम अक्सर एज का फैक्टर या थकान का फैक्टर, वर्कलोड, इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं कि हाँ शायद व्यक्ति ऑफिस से थक कर आता है इसलिए उसका कहीं जाने का मन नहीं होता, या घर में कोई फीमेल है वो काम करके थक जाती है तो उसका शायद कहीं जाने का मन नहीं होता। ये जो नो आंसर्स हैं ये ज़रूर इंडिकेट कर रहे हैं कि हमें एक बार
ये सोचना पड़ेगा, उसके साथ साथ इस प्रोफाइल को चेक कराना पड़ेगा फ्रीक्वेंट। इसके जो पूरा एक ब्लड प्रोफाइल और यूरिन प्रोफाइल का चेक कराना है वो कम से कम 6 मंथ में हो जाना चाहिए। अगर सिम्टम्स ज़्यादा फाइंड आउट हो रहे हैं तो आप इसको जल्दी भी करवा सकते हैं, किंतु अपने सिम्टम्स को ऐसे ही एज इट इज़ कैरी करना और ये सोचना कि अभी तो हमने 6 महीना 8 महीना पहले अपनी टेस्ट रिपोर्ट्स करवाई थी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर 3 महीने में आपके शरीर का जो पूरा बायोकेमिकल सिस्टम है उसका प्रोफाइल चेंज होता रहता है। ये फिक्स नहीं है कि एक बार आपको थायराइड डायग्नोज हो गया तो आप उसका जो आउटर से हार्मोन इनटेक कर रहे हैं आप उस हार्मोन को इनटेक करते ही रहिए, या जो एक स्पेसिफिक डोज आपको लिखी गई थी और कई लोग उस डोज को कई कई साल तक कैरी करते हैं अपेक्षाकृत ये मानने की वजह कि ये एक कंडीशन है जिसमें मेरे शरीर में थायराइड की स्टेट आई है या मेरा थायराइड कम हुआ है या डिस्टर्ब हुआ है, तो मैं इसको इस स्टेट को या इस कंडीशन को चेंज करूं। अपेक्षाकृत लोग सप्लीमेंट्स की तरफ भाग जाते हैं और सप्लीमेंट्स को लेने की एक होड़ मच जाती है। यहाँ पर मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप अपने सप्लीमेंट्स को अपनी मेडिसिन मानने की गलती मत करिए। एक स्टोरी में ये भी पकड़ में आया कि लोग ये मान के बैठते हैं कि शायद जो वो थायराइड का थायरॉक्स हार्मोन इनटेक कर रहे हैं ये दवाई है। शुगर के लिए अर्ली मॉर्निंग जो आप शुगर की 2 पिल्स को इनटेक करते हैं या 1 पिल्स को इनटेक करते हैं वो शायद आपकी दवाई है। आप जान लें कि पहली बात कि थायराइड या शुगर ये एक कंडीशन है। B12 का कम होना, आयरन का लो प्रोफाइल होना ये एक कंडीशन है, ये एक स्टेट है। आप इस कंडीशन और स्टेट से बाहर निकल सकते हैं, किंतु सप्लीमेंट्स दवाई नहीं है, इसलिए क्योंकि ये बीमारियां ही नहीं है। तो आप अगर इनको बीमारी मानेंगे तो आप ये मान लेंगे कि ये सप्लीमेंट शायद आपकी लाइफ का एक हिस्सा है और आप पूरे सालों साल इन सप्लीमेंट्स को इनटेक करते रहते हैं। बहुत सारी ऐसी प्राइवेट एजेंसीज नेटवर्किंग एरियाज में आपने देखा होगा कि हर व्यक्ति इन सप्लीमेंट्स को बना रहा है और इन सप्लीमेंट्स को आप लोगों तक पहुंचाया जाता है कि इसे आप मल्टीविटामिन्स खाइए। यहाँ पर ये ज़रूर कहना चाहूँगी, एक्सेस में अगर आप आयरन को इंटेक करते हैं, कैल्शियम इंटेक करते हैं या किसी भी तरीके से आपका थायराइड के थायरॉक्स हार्मोन को बिना किसी जांच के लगातार खा रहे हैं, ये भी रिस्की है और ये भी आपके व्यवहार को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेगा। बच्चों में याद नहीं होना, भूल जाना, बच्चों में नींद के इश्यूज का होना, अत्यधिक चंचलता का होना, चिड़चिड़ाहट, उनका गुस्सा बढ़ जाना, ये सब उनके डिफिशियंसीज की तरफ इशारा करते हैं कि ज़रूर उनके बॉडी में कहीं ना कहीं इम्बैलेंसेस, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंसेस हैं। उनके खान पान में और उनके खाने के तरीकों में हमें बदलाव करना होगा, बजाय इसके कि हम सप्लीमेंट दे करके ये खुश हो जाए कि हीमोग्लोबिन कम था और हमने हीमोगेन के कैप्सूल्स इनटेक कर लिए। हीमोगेन के कैप्सूल्स 1 महीने से ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करने चाहिए और उसके बाद कोशिश करें आप नेचुरल फूड से अपने अंदर चीज़ों को बैलेंस करें और उनको क्रिएट करें। बहुत ही स्पेसिफिक और क्रॉनिक कंडीशन में या इलनेस होने पर ही आप इसको लंबे समय इनटेक कर सकते हैं। अदरवाइज आप कोशिश करें कि जो चीज़ का आपने सहारा एक छोटे समय के लिए ही लें, लंबे समय के लिए आप सहारा बिल्कुल ना लें। एक और चीज़ आपके साथ शेयर करूंगी कि आप सोचिए कि अगर आपके पैर में चोट लग जाती है या आपके पैर में फ्रैक्चर हो जाता है तो आप कितने लंबे समय तक बिस्तर पे पड़े रहते हैं, कितने लंबे समय तक आप क्रचेस के सहारे चलते हैं। कभी ना कभी आप अपने बिस्तर से उठते हैं, कभी ना कभी आप अपनी बैसाखियों को भी छोड़ते हैं। तो जो भी एक सप्लीमेंट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो आपकी परमानेंट मेडिसिन नहीं है, क्योंकि बीमारी नहीं है इसलिए इलाज भी नहीं है। ये सहारा है देने के लिए कि आपके शरीर में किसी एक चीज़ की कमी हो रही है तो आपको सहारा दिया जा रहा है। आप उस सहारे को थोड़े समय के लिए लें और कोशिश करें आप अपने ही सहारे अपनी जीवन को चलाएं। आप जब इस तरीके के बदलाव अपने अंदर करेंगे तो आपके अंदर एक खुशी का संचार होगा। आप फील करेंगे मुझे पहले शुगर था, अब मैंने अपनी डाइट, अपने योगा, अपने खान पान को चेंज करके मैंने अपनी शुगर को कंट्रोल ही नहीं बल्कि उसको जड़ से ख़त्म कर दिया है। इसी तरीके से आपकी आयरन डिफिशिएंसी और विटामिन B12 की डिफिशिएंसी भी इसी तरीके से दूर की जा सकती है। अंकुरित अनाज का सेवन, हरी सब्जियों का सेवन, पत्तेदार सब्जियों का सेवन, ये सब आपको
आपको विटामिन B12 की डिफिशियंसी को होने नहीं देगा। प्रोटीन डाइट भी इसमें आपको बहुत हेल्प करती है। साथ में आपका विटामिन D अगर डिफिशियंसी है तो हर बार डॉक्टर्स आपको कहते हैं कि आप धूप में बैठिए, लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ और आप सब तक पहुँचाना चाहूँगी कि ये समझ लीजिए कि जब आप अपनी कैल्शियम डोज को बढ़ाते हैं और उसके बाद आप सनलाइट लेते हैं तो आपका कैल्शियम डोज ही कन्वर्ट होकर आपका विटामिन D आपकी बॉडी को दे देता है या बना देता है। तो आप ये बिल्कुल मत सोचें कि विटामिन D के लिए जो दिए जा रहे सप्लीमेंट्स हैं वो आपको चला लेंगे। थोड़े समय के लिए एक सहारा समझकर ही आप इनको इनटेक करें, उससे ज़्यादा लंबे समय तक आप इनका इनटेक ना करें। उसके साथ ही आप ये भी ध्यान रखें कि एक कुछ विचारों को आपको अपने जहन से और अपने मन से बिल्कुल हटाना पड़ेगा, यानी कि एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो ऐसा कौन सा विचार आप एलिमिनेट करें जिससे कि आप अपने व्यवहार को और अधिक सकारात्मक और सुंदर तरीके से महसूस कर पाएं कि आपका व्यवहार बहुत अच्छा है और लोग भी इसे एक्नॉलेज करें कि आप वाकई में व्यवहार कुशल हैं, आपको गुस्सा नहीं आता, आप बहुत सहनशील हैं, आप चीज़ों को बहुत ही क्लियरली लोगों के सामने एक सही तरीके से रखना जानते हैं। हम देखते हैं आजकल के युवा जब बात बात पे उनको गुस्सा आ जाता है, बात बात पे वो उनकी जो कन्विंसिंग पावर है अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को, वो कन्विंसिंग पावर का लेवल डे बाय डे डाउन हो जा रहा है। वो अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट में अपनी एनर्जीज को बहुत ज़्यादा एक खराब करते हैं, जिससे उनके जो नेगेटिव ट्रेट्स हैं वो उनके अंदर ज़्यादा उत्पन्न हो जाते हैं। इसका भी कारण कहीं ना कहीं उनकी खराब दिनचर्या, खराब खान पान और उनकी न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी हो सकती है। तो आप एलिमिनेट करें कि कोई भी कंडीशन अगर जो आपके न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी की वजह से आ रही है वो बीमारी नहीं है, वो एक कंडीशन है। एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में आ जाना बहुत इम्पॉसिबल नहीं है बल्कि संभव है। तो अगर आप आज आपके पास पैसे कम हैं तो क्या हमेशा ही कम रहेंगे? अगर आप मेहनत करेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएंगे। आज आपके पास अपना मकान नहीं है तो क्या कल भी नहीं होगा? कुछ समय बाद आप इस कंडीशन से, आज आप किराएदार हैं तो कल आप मकान मालिक भी हो सकते हैं। तो आपका एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में आ जाना ये असंभव नहीं है और ना ही ऐसा नहीं है कि ये होगा ही नहीं। आप बस ये अपना विचार रखें कि ये बीमारी नहीं है, ये एक कंडीशन है। कंडीशंस चेंज होती हैं, स्टेट चेंज होती है, आपकी मेंटल स्टेट हो या आपकी फाइनेंशियल स्टेट हो, हर चीज़ में परिवर्तन हो सकता है। लेकिन वो परिवर्तन आप कैसे आएगा? जब आप सकारात्मक होंगे, जब आप ये सोचेंगे कि मैंने सुबह से 24 घंटे में क्या क्या ऐसी चीज़ें खाई जो मेरी डिफिशियंसी को दूर कर रही हैं। आप रेगुलर अपने ब्लड प्रोफाइल को चेक कराएंगे, ये भी जानेंगे कि इन सब चीज़ों का होने का कारण क्या हो रहा है। तो आप देखेंगे कि आपके अंदर एक कंडीशन जो आ गई थी, चाहे वो शुगर की है, थायराइड की है, विटामिन डी की है, कैल्शियम डिफिशिएंसी है, आयरन डिफिशिएंसी है, या एमिनो एसिड, फॉलिक एसिड कुछ भी आपके अंदर कम है, या यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, वो सब कुछ आपके हाथ में होगा और आप उसे चेंज कर पाएंगे। तो अब कौन सा ऐसा थॉट है कि वो आप अपने अंदर लाएं और उस थॉट के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ को डील करें। तो वहाँ पर अगर आपको एक ऐसा थॉट है जो आपको अगर कहा जाए कि कैसे आप चीज़ों को बदलाव ला सकते हैं, तो आपको ये सोचना है कि मैं 9th क्लास में था, अब मुझे 10th में आना है। अगर मुझे आज थायराइड है तो मुझे एनी हाउ इस थायराइड को ख़त्म करना है। आप एक्सप्लोर करेंगे क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी जरिए से आप अपने थायराइड की स्टेट से बाहर निकल सकते हैं। तो आपको जो विचार ये नहीं रखने मुझे थायराइड है और हाँ मैं मॉर्निंग में उठकर थायरॉक्स ले लेता हूँ, तो ये एक बहुत ही बेईमान सा वाक्य है या विचार है जो आपने अपने अंदर रख लिया है। एलिमिनेट, ऐसे थॉट्स को एलिमिनेट करें, हटाएं, भगा दें। लेकिन एक चीज़ का जब खाली जगह होती है तो वहाँ आपको कुछ ना कुछ रखना भी होता है। जैसे कि आप अपने घर की अलमारी में से अगर एक चीज़ हटाते हैं तो वहाँ कुछ ना कुछ तो ज़रूर रखते हैं। तो वो एक विचार जो रखना है वो यही रखना है कि मैं अपनी इस स्टेट से बाहर आ जाऊं और इस स्टेट को से बाहर आने के लिए मैं अपनी डाइट, अपने रूटीन, अपने पूरे सोचने के तरीके को चेंज कर दिया।
क्योंकि आपने ये मानना छोड़ दिया कि मैं बीमार नहीं हूँ, ये बीमारी नहीं है, ये एक कंडीशन है। तो आपका जो सोचना है वो सोचना ही आपको ये बता देगा कि आपको इस कंडीशन के साथ नहीं रहना है, इस कंडीशन से बाहर आके रहना है। आप कैसे अपनी इस कंडीशन से जल्दी बाहर आए, बस ये ताकत लगानी आपको बहुत ज़रूरी है। अब इसके लिए आप क्या करें, कोशिश करें कि आप अपने प्रोफाइल को चेक कराने के साथ साथ अपने फिजिशियन और अपने डाइटिशियन, अपने साइकोलॉजिस्ट के साथ संपर्क में रहें। बहुत ज़रूरी हो गया है आजकल, जिस प्रकार आपके फ़ोन में आपका ऑर्थोपेडिक और आपका जो आई सर्जन, आपका डेंटिस्ट, वो सब कांटेक्ट में होता है। तो बहुत ज़रूरी है आपके क्षेत्र के आसपास जो भी कोई साइकोलॉजिस्ट आपके संपर्क में हो, वो उसकी जो हेल्पलाइन है वहाँ से कनेक्टेड रहें। और किसी भी तरीके से अपने अपने एरियाज़ के आप एक्सप्लोर करें कि वहाँ पर आपको बिहेवियरल सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर रहा है, उसी के साथ साथ आपको एक सही गाइडेंस कौन दे रहा है। एक कॉन्सेप्ट बहुत ही रॉन्ग लोगों में हो गया है कि हम अपनी काउंसलिंग करवा रहे हैं। हर बार काउंसलिंग नहीं होती। काउंसलिंग, थेरेपी, बहुत सारी ऐसी बिहेवियरल मेडिसिन्स और प्लस गाइडेंस, ये बहुत सारे पार्ट होते हैं जो कि एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल या साइकोलॉजिस्ट आपको प्रोवाइड करता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर समय काउंसलिंग लेनी है, आपको कई बार एक गाइडेंस भी लेनी होती है। मेरे पास कई बार बहुत सारी छोटी छोटी कहानियों में इस बात को मैं बहुत ध्यान देती हूँ कि व्यक्ति के पास कोई ऐसी बड़ी वजह नहीं थी, उसको अपने थॉट चेंज नहीं करवाने थे, और वो मेरे पास सिर्फ एक गाइडेंस लेने आया था, सजेशन लेने आया था कि मैं अपने बच्चे का एडमिशन किस तरीके के विद्यालय में करवाऊँ, या मैं मेरी बेटी कि अभी मैं शादी करूं या नहीं करूं, या मेरा बेटा MBA करे या M.Tech करे, कि मैं उसे कॉर्पोरेट जॉब के लिए अभी भेज दूं या उसको गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपरेशन करवाऊं। बहुत सारे अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैंने कई बार ऐसा महसूस किया कि लोग बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए गाइडेंस लेने के लिए भी आए। वो बीमार नहीं थे, वो उन्हें कोई व्यावहारिक परेशानी नहीं थी, लेकिन वो एक एक्सपर्ट एडवाइस को लेना जरूरी समझते थे, क्योंकि उन्होंने ये माना कि एक अनबायस्ड और प्रोफेशनल और एक्सपर्ट एडवाइस कई बार हमारी लाइफ में समय समय पर जरूरी होती है। हम सबको भी इस बात को ध्यान देना चाहिए और एक्सपर्ट एडवाइस लेने से पीछे नहीं हटना चाहिए। उसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। हर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, चाहे हमारी कितनी भी एजुकेशन हो, हम कितने भी सक्सेसफुल हों, या हम कितने भी बड़े पोस्ट में बैठे हों, बट अच्छी एडवाइस लेना और एक्सपर्ट एडवाइस लेना हमेशा हमें अपनी आदतों में शामिल करना चाहिए। तो आप भी अच्छी एडवाइजेस को लेते रहिए। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9411731750। आप इसमें किसी भी तरीके के अपनी समस्याओं को हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए हम आपसे कोई भी चार्ज नहीं लेते और कोशिश करते हैं कि आपकी समस्या का जो भी निदान हमारे पास संभव है, हम उसको आप तक पहुंचाएं। तो इसी तरीके से तेरी मेरी कहानियों में कुछ और नई कहानियों के साथ, कुछ और नई बातों के साथ साइकोलॉजिकल सेशंस का हिस्सा बनिए और ये समझने का प्रयास कीजिए कि कैसे साइकोलॉजी आपके जीवन के आपके पैदा होने से पहले से लेकर के आपके इस जीवन में खत्म हो जाने के बाद भी आपकी हड्डियों में भी साइकोलॉजी जिंदा रहती है। और कई हमारे बहुत सारे ऐसे ब्रांचेस हैं जिसमें हम पैरासाइकोलॉजी में मनुष्य की हड्डियों से उसकी साइकोलॉजी का अध्ययन करते हैं। तो बिल्कुल इसमें आप पीछे मत हटिए कि साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल इश्यूज आपके साथ हमेशा जीवन पर्यंत रहते हैं और उसके बाद भी आपके अंदर रहते हैं। तो आप इसको बहुत संजीदगी से अपने अंदर समझिए, देखिए, हर दृष्टिकोण से इसको देखने की आप प्रयास कीजिए। तभी आप एक सुखी और खुश और बहुत ही एक जिंदा दिली के साथ इस जीवन का आनंद ले पाएंगे। तो हमारा प्रयास यही है, हमारे आसपास की जनता, हमारे शहर की जनता, मेरे देश के लोग, और जहाँ जहाँ तक ये वीडियो पहुँचता है इसको ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट कीजिए, जिससे अधिक लोग अपने इस जीवन को स्वच्छंद होके, बीमारियों से दूर होके, बिना किसी सहारे के अपने जीवन को अपने आप चला रहे हों और उसका आनंद भी ले रहे हों। इसी के साथ आज का समय समाप्त होता है और आज के इस एपिसोड के लिए आप सबसे धन्यवाद। नमस्कार।